Now, in this class, we are going to understand about interpretation of statutes, deeds and documents. So, सबसे पहले हम statute का meaning समझेंगे. To the common man, as you can see, the statute means laws and regulation. अगर हम normal circumstance पे समझें तो statute का मतलब कानून है और जो regulations हैं चाहे किस भी source से वो आए. Statute आज की डेट में it is synonymous with an act of parliament. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि पार्लियामेंट हैज पास्ड अ न्यू एक्ट, सो मैं इसको कह सकती हूँ एक स्टैट्यूटरी पावर है जो हमें कानून ने दी है. ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज अ रिटन लॉ. रिटन लॉ है ये जो लेजिस्लेचर डायरेक्टली एस्टैब्लिश कर रहा है. मैक्सवेल डिफाइंड स्टैट्यूट एज द विल ऑफ लेजिस्लेचर. विल ऑफ लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर की जो मर्जी है कि इस तरीके से कानून चले. In India, statute means an enacted law, that is a law either enacted by parliament or state legislature. तो या तो वो पार्लियामेंट इनैक्ट करेगा या फिर आपके स्टेट में जो पार्लियामेंट्स होते हैं वो करेंगे. इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पासिंग ऑफ अ बिल इन लोकसभा. तो पहले लोकसभा में बिल जाता है, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट का असेंट आता है और तब वो पार्लियामेंट का एक्ट या फिर स्टैट्यूट बन जाता है. सो व्हाट ओरिजिनेट्स थ्रू लेजिस्लेशन इज कॉल्ड एनैक्टेड लॉ और स्टैट्यूट. तो जो कानून के रास्ते से बन के आता है उसको ही हम कहते हैं कि वो एनैक्टेड लॉ है, लॉ एनैक्ट हो गया है, या फिर उसको स्टैट्यूट कहते हैं. और एज अगेंस्ट अनइनैक्टेड और अनरिटन लॉ, कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो हमने आउट ऑफ प्रैक्टिसेस अपने जीवन में कोडिफाई कर लिए होते हैं, तो वो लिखे नहीं होते हैं. सो स्टैट्यूट इज नॉट दैट. स्टैट्यूट इज समथिंग विच इज पास थ्रू लेजिस्लेशन, विच गेट्स पास थ्रू लेजिस्लेशन एंड विच इज प्रॉपरली इनैक्टेड. However, the Constitution does not use the term statute, though one finds the term law in many places. So, Constitution has not used this word. Now, law is defined as including law में और क्या क्या आता है. उसमें कोई भी ऑर्डिनेंस भी आता है, ऑर्डर भी आएगा, बाय लॉ भी आएगा, रूल्स, regulations, notifications and the like. So now you must be familiar with all these words. In short, statute signifies written law as against unwritten law. Okay, so statute में basically जो हमारा लिखित वाला कानून है वो आता है as against unwritten law. Ordinance is also an authoritative order. Okay, जैसे कि कोई ordinance कोई पास करता है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई भी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी भी ये कर सकता है. सो इट इज समटाइम्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज सम अथॉरिटेटिव ऑर्डर. ठीक है. या फिर कोई कानून बनाने के लिए जब हम एक बिल पास करते हैं तो फिर वो ऑर्डिनेंस भी बनता है और उसके बाद वो लॉ बनता है. राइट. नाउ if I go with the word document, because first word was statute, second is document. So document is generally understood as a paper or other material which gives certain information. कोई ऐसा मटेरियल जो आपको कोई प्रूफ दे रहा है, कोई एविडेंस दे रहा है. लॉ जो है डॉक्यूमेंट को थोड़ा और टेक्निकल तरीके से बताता है और ये उन्होंने कवर करा है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, which says that document means any matter which is expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks or by more than one of those means. तो कोई भी मैटर जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर, कुछ लिखकर, कुछ फिगर बनाकर या किसी निशान के थ्रू या इन तीनों को मिलाकर. और इसका पर्पस आपका क्या है कि आप उसको किसी चीज का, किसी मैटर का रिकॉर्ड के तौर पे आप उसको रखना चाह रहे हैं. सो दैट इज अ डॉक्यूमेंट. सो लेट अस रीड दिस वंस अगेन. Section 3 of Indian Evidence Act 1870 states that document means any matter which is expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording of that matter. ठीक है. ये यहाँ से मैंने इसको पढ़ा है. Now, if I go with the example, writing is a document. Any words printed, photographed are documents. ठीक है. तो कोई भी वर्ड जो प्रिंटेड है या फोटोग्राफ्ड है वो डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं. सेक्शन 3 सबसेक्शन 18 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1857. Now, what does this say? That the term document shall include any matter which is written, expressed, or described upon any substance.
सेक्शन 3 सबसेक्शन 18 क्या बोलता है जनरल क्लॉजेज एक्ट का, कि डॉक्यूमेंट में कोई भी ऐसा मैटर आएगा जो रिटन है, एक्सप्रेस्ड है, या किसी भी तरीके से डिस्क्राइब्ड है, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, या बाय more than any of these means, again which is intended to be used or by which it may be used for the purpose of recording this matter. तो सिमिलर डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 3 सबसेक्शन 18 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट. You can once again go through them, then I'll proceed further in 2 minutes. नाउ जनरली डॉक्यूमेंट्स में 4 एलिमेंट्स आएंगे. कोई भी डॉक्यूमेंट में एक मैटर होगा, एक रिकॉर्ड होगा, सब्सटेंस होगा और मीन्स. अब इसका मतलब क्या है कि ये होगा का मतलब क्या है? आई सेड होगा मीन्स, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. मैटर, मैटर तो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है. और इट्स यूसेज विद एनी, जब हम एनी मैटर की बात करते हैं तो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट का जो डेफिनेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव है. कोई भी मैटर हो सकता है उस डॉक्यूमेंट में. दैट मीन्स वी आर नॉट confining ourselves to only matters which relate to this particular law and not that particular law. कोई सिविल मैटर वाला है और क्रिमिनल नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे. देन रिकॉर्ड, जो डॉक्यूमेंट है वो उसका कहीं ना कहीं पर्पस जो है वो एज अ रिकॉर्ड यूज होना चाहिए. दैट मीन्स इट मस्ट बी सर्टन म्यूचुअल और मैकेनिकल डिवाइस which is employed on the substance. It must be by writing, expression or description. The second element is that there must be certain mutual or mechanical device employed on that substance, which must be by writing, expression और description. तो मैं उसको एज अ रिकॉर्ड यूज करूंगी तो मतलब कुछ ना कुछ उसके ऊपर मैंने इस तरह से यूज करा होना चाहिए. जो मैटर है उसका मैंने क्या करा होगा, या तो मैंने उसको लिखा होगा या कुछ एक्सप्रेस करा होगा या उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करा होगा, सो दैट इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ रिकॉर्ड इन द coming times. Then substance is the third element on which a mental or intellectual element comes to find a permanent form. तो substance है उस document में, मतलब कि I have some idea in my mind or some intellectual element which has been presented on this document in a permanent form. Okay, that is, I'm not going to change or deviate. Then means, this represents fourth element by which such permanent form is acquired, and those can be letters, figures, marks, symbols, which can be used to communicate between two persons. So it acts as a means of communication, basically. This is what it wants to say. And it is by which permanent form is acquired. Now comes instrument. In common parlance, instrument means a formal legal document which creates or confirms a right or records a fact. It is a formal writing of any kind, such as an agreement, deed, charter, or record, which is drawn up and executed in a technical form. So, instrument means a formal legal document. For us, it means a formal legal document. What is its purpose? To create or confirm a right or recording a fact. So, I'm confirming a right that, let us say, there is an instrument of transfer deed. So, that is confirming a right of the transferor to transfer whatever is the underlying document to the other person. It might even record a fact. For example, if there is a succession certificate or if there is a birth certificate, so it records a fact. They're all instruments, okay? They're formal legal documents which record a fact. So it is a formal writing of any kind, and it includes any agreement. That's also an instrument. Deed, like partnership deed, charter, record, charter like your memorandum. Records can be so many. So they're always drawn up and executed in a technical form. Okay. It also means a formal legal document having legal effect, either as creating a right or liability or as affording evidence. So either there is something which shows you that you've got right of the matter which is given in the instrument, or it might prove your liability also, or it might just act as evidence, like so and so is the son of so and so or daughter of so and so. Then section 2, subsection 14 of Indian Stamp Act states that instrument includes every document by which any right or liability is or purports to be created. So any document by which you create any right or liability, or you transfer the liability or right, or you extend it, or you extinguish it, or you record it. Now comes deed. Legal glossary defines deed as an instrument in writing. Okay.
or other legible representation or words on parchment or paper. So, some way or the other, you are writing it somewhere or presenting it in a legible manner that the other person can read and understand, purporting to effect some legal disposition. So, there is something legal which you want to confer through this deed. Simply stated, deeds are instruments, though all instruments may not be deeds. However, in India, no distinction seems to be made between instruments and deeds. It's a matter of gravity. Deed sounds and is in effect also more legally enforceable as compared to an instrument. However, in India, we are treating all these documents at the same footing. Then comes interpretation. Interpretation means the process by which the courts seek to ascertain the meaning of the legislature through the medium of the words in which it is expressed. So the manner in which the courts try to understand what was the law of the intention. And when the courts do this with the help of the words which are expressed, that means they're trying to interpret it. So, what is the intention of the legislature? What is the meaning of the legislation? And the medium is basically the words only used. That process is known as interpretation. Simply stated, it is the process by which the real meaning of an act or a document and the intention of the legislature in enacting it or of the parties executing the document is ascertained. So, if it is a law, then we'll check the intention of the legislature. If it is a document, then through the words, we will check the intention of the parties at what exactly they could have and should have intended through the words which are used there. So, interpretation is resorted to in order to resolve any ambiguity in the statute. So, this is the main purpose of interpretation, that there is no confusion in the statute, and it is the art of finding out the true sense of words, that is to say, the sense in which the author intended to convey the subject matter. So, interpretation means that I'm trying to find out what was the main intention behind this particular document or law or provision. Now, what is the importance of interpretation? Interpretation is very important. In relation to statute law, interpretation is of importance because of the inherent nature of legislation as a source of law. This line is very important. You should quote this in your answer also. Because of the inherent nature of legislation as a source of law. See, there are many sources of law. Even your customs, which have been running through ages, they are also sources of law. There are certain practices which are sources of law for us. Similarly, I mean, these are all forms of law which were present previously. Now that we have so many laws which have been passed by the legislature, so today what we understand is that legislation, that is the rule which is passed by the running government, that is most important source of law. So every legislature has its own intention. For example, now we have Code of Wages Act, we have GST. So now this parliament has passed all these laws. So they have an intention behind it. Okay. Now what intentions they have behind it may or may not be 100% apparent in the law. So it is important to interpret the provisions very properly and clearly so that the intention also comes to the fore and we are able to implement the law in its true spirit. Okay. So the process of statute making and process of interpretation takes place separately, obviously, because the law is made on one day and then we start implementing and then we need to interpret it. So therefore, two different agencies are concerned, and interpretation basically acts as the bridge of understanding between these two. Now you can quickly go through this graph also, this graphical representation in your book, and then I'll explain. Now, if I talk about the general classification of interpretation, there are two classifications, legal and doctrinal. In legal, we have authentic, usual, grammatical, and logical. Now, authentic is when rule of interpretation is derived from the legislature himself. यानी जब हम interpretation करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो लेजिस्लेचर से ही हम समझ लेजिस्लेचर की ही लैंग्वेज से समझ रहे हैं और लेजिस्लेचर के ही किसी फॉर्म से समझ रहे हैं कि इस केस में लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था. नाउ व्हेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर सोर्स, जैसे आप कोई पुराना, जैसे मैंने आपको कंपनीज एक्ट बताया हुआ है कि कंपनीज एक्ट जब फोर्स में आया था
तो उससे पहले भी काफी सारे उसके जुडिशियल प्रेसिडेंट्स उसके फॉर्म और नेचर से रिलेटेड स्टार्ट हो चुके थे। सो हमने जब उन कस्टम्स को या उन केस लॉस को देखकर न्यू जो प्रोविजंस है कंपनी लॉ के, जब उनको इंटरप्रेट करा, जब इनिशियल कंपनीज एक्ट का इनैक्टमेंट हुआ था, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। सो दैट इज नोन एज द यूजुअल क्लासिफिकेशन. Now, the grammatical one is when only the ordinary rules of speech are applied. For example, when we talk about words like shall, may, so that's a grammatical interpretation. And even words like what we read today, like instrument, deed, now comes logical. So when the word the code goes beyond the words, tries to discover the intention of the statute in some other way. So it's not just the words, what is to be meant by those words in the given circumstances. Okay. Now, this is Jolofis in his lectures on jurisprudence. He speaks of interpretation as it can either be legal or doctrinal. I'm just taking a quick recap of the names. This was logical, grammatical, usual, authentic, and authentic and usual they come under the logical, legal one, and grammatical and logical they come under the doctrinal one. That what does it like? You can remember it like doctrine. What does it say? And legal point is from what the legislature wants and what is the custom in that sense. Okay. So interpretation can be either legal or doctrinal. This is what he said. So he said that he can be either this or this, the one in the blue. It is legal when there is actual rule of law which binds the judge to place a certain interpretation. So legal कब होगा? जब कोई rule of law होगा जो जज को बोलेगा कि आप इस तरह से इसको इंटरप्रेट कीजिए, और डॉक्ट्रिनल व्हेन पर्पस इज कि पीछे इसके इंटेंशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझें कि सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी के क्लॉजेस की क्यों रिक्वायरमेंट आई, आपको INC 22A जो फाइल करने होते हैं वो क्यों फाइल करना है? बिकॉज लोग जो है अलग अलग जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस खोलने के बजाय, मतलब कंपनीज जो है अपने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस खोलने के बजाय एक रूम किराए पे ले रहे थे और वहां पे 50 कंपनीज का रजिस्टर्ड ऑफिस चल रहा है. तो इंटेंशन क्या था लेजिस्लेचर का कि हम मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूं. राइट. सो इफ आई इंटरप्रेट द क्लॉज इन दैट मैनर, then that means I'm going grammatically and logically to see whether there is any compliance or non-compliance. Legal, as you can see, is divided into authentic and usual. Authentic is when you are deriving from the legislator himself, usual when it comes from other source. So he ordered that all the difficulties arising out of his legislation should be referred to him for decision. He said that जो भी मैं कानून बनवाऊंगा वो आप मेरे पास ही लेके आओगे, और कोई डिस्प्यूट अगर उसमें होगा तो आई विल डिसाइड. So this is basically he's trying to provide authentic interpretation. Why authentic? Because authentic is when it is coming from the legislature himself. So also was the Prussian Code 1794, when it was laid that judges should report any doubt as to its meaning to the statute commission. So judges को अगर दिक्कत आएगी तो वो किससे पूछेंगे? सीधा जो स्टैट्यूट कमीशन है जो लॉ बना रहा है उसी से पूछेंगे, और वो जो बोलेंगे कि भाई ये सेक्शन को आपको ऐसे इंटरप्रेट करके ये डिसीजन लेनी चाहिए, तो वो डिसीजन जजेस के ऊपर बाइंडिंग होगी. Doctrinal, as we can see, it may be divided into two categories, grammatical and logical. So grammatical is when it is only to the ordinary rules of speech. And when the court goes beyond the words and tries to discover the intention of the statute in some other ways, then it is logical. According to Fitzgerald, we have two kinds of interpretation, literal and functional. Literal is which regards conclusively the verbal expression of the law. It does not go beyond the literalities. That means जो वर्बल एक्सप्रेशन है लॉ का, कानून के जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो अल्टीमेटली क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं वो बताता है. However, the court's duty is to ascertain the intention also and seek for that intent in every legitimate way. But first of all, the words. तो पहले words को समझना है, फिर words के पीछे क्या कहना चाह रहा है वो समझना है. Functional interpretation is that which departs from the letter of law, seeks elsewhere from some other and more satisfactory evidence of the true intention. So only if I'm translating some words, that means I'm going towards a literal one. Okay. And if I'm understanding why this happened, then it is functional.
Why this happened? Because if this intention of the law is not being fulfilled, even though you are complying with the provision, that means there is something more to be done. Then the judges will decide accordingly. तो ये फिट्जरल्ड ने भी अपने तरीके से उन्हीं दो चीजों को थोड़ा मॉडिफाई करके बोला. In other words, it is necessary to determine the relative claims of the letters and spirit of the enacted law. So what is the letter of the law? What is the spirit of the law? वो साथ में चलना चाहिए. In all the ordinary cases, the courts must be content to accept the letter of law as the exclusive and conclusive evidence of the spirit of law, Salmon jurisprudence. It is essential to determine the accuracy, the relations which subsist between these two methods. So basically, Salmon book said that courts को लेटर ऑफ लॉ से ही काम चलाना चाहिए और उनको लेटर से ही स्पिरिट ऑफ लॉ को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि काम चलाना चाहिए इन द सेंस कि लेटर ऑफ द लॉ शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्पिरिट ऑफ लॉ. सो लॉ इस तरीके से यूजुअली ड्राफ्टेड होते हैं कि उनकी स्पिरिट ऑफ लॉ जो है लेटर ऑफ लॉ में दिखे. जो आपने भी जितने भी एक्ट पढ़े हैं उसमें ऐसा नहीं कि आपको हर सेक्शन के पीछे उसके इंटेंशन को खोजने की जरूरत पड़े जब भी कोई डिस्प्यूट है, ऐसा नहीं होता है. यूजुअली हम ऑन द फेस ऑफ इट ही लेते हैं और कोर्ट्स भी ऑन द फेस ऑफ इट जो लिखा है उसको, जो उसका लिटिल इंटरप्रिटेशन बन रहा है वही लेते हैं. बट इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस जब वो क्लियर नहीं होता है तब उनको इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है और तब वो दोनों तरह की इंटरप्रिटेशन पे फोकस करते हैं. बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लाइक इफ इट इज रिटन that there a public company has to have 7 directors, so that means 7 directors. Then you will not start counting with 7 Roman English. No, that's common sense. Okay. And you know that a public company is defined in Companies Act, so we will go with that. Now comes the last point here, construction. Construction means to determine from its known elements its true meaning or the intention of its framers. तो किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि बना कैसे, राइट? तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि उसके जो फ्रेमर्स है जब उन्होंने इसको बनाया होगा तो उसका क्या एम रहा होगा. यू हैव जस्ट नॉट सीन जीएसटी लॉ, उसमें कितने न्यू न्यू नोटिफिकेशन इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज जो वर्ड्स उसमें यूज थे उसको इंटरप्रेट करने से ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही है कि भाई अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि लॉ मेकर चाह क्या रहा है, फिर हम ये देखते हैं कि भाई उसमें धीरे धीरे जो वर्ड्स यूज हैं वो समझा पा रहे हैं बात या नहीं समझा पा रहे. सो इट इज ड्रॉइंग कंक्लूजन्स बियॉन्ड द एक्चुअल एक्सप्रेशंस यूज इन द टेक्स्ट. तो जो लिखा है उसके पीछे मतलब उनका क्या है, पहले क्या ट्रेंड था, किस वजह से ये वो ट्रेंड हमें हटाना पड़ा और जो नया ट्रेंड आया उसमें क्या हम चेंज कर रहे हैं. उसके बाद पढ़ के देखिए कि वो चेंज जो है उस क्लॉज या सेक्शन में प्रॉपरली दिख रहा है दिख रहा, और अगर वो क्लियर नहीं दिख रहा तो क्या ये चीज एपरेंट है कि वो उसमें है या नहीं. ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी वेरी क्लियरली डन. So this is done by referring to other parts of the enactment and the context in which law was made. तो आप जो बाकी पार्ट ऑफ द एनैक्टमेंट है उसको देखिए और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये कानून बना था, जैसे अब हम बोले जीएसटी, तो वो सारे आपके जो इतने सारे लॉज की मल्टीप्लिसिटी को रिड्यूस करने के लिए और आपकी जो चार्ज मैकेनिज्म है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जो डबल काउंटिंग सॉर्ट ऑफ हो रही थी हर लेवल पे उसको रिड्यूस करने के लिए हुआ, तो वो इंटेंशन आपके क्लॉजेस में हमेशा आपके साथ रहेगी. So when you construe a statute, you are attempting to ascertain the intention of the legislature. Now, what is the difference between interpretation and construction? Usually तो interchangeably use होते हैं, but there is a difference. Interpretation is the art of ascertaining the meaning of words and the true sense in which the author intended, and it is a drawing of conclusions from a statute that lies beyond the direct expression of the words. It is the duty of the courts to give effect to the meaning of an act when the meaning can be equitably gathered from the words used. So courts की ड्यूटी है कि वो जो कानून में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनको एक प्रॉपर मीनिंग्स के साथ समझे. Words of legal import occurring in a statute which have acquired a definite and precise sense must be understood in that sense. तो कोई भी वर्ड्स जो हैं जिनका लीगल कॉनोटेशन है अगर वो किसी कानून में आ रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर सेंस है तो उनको आपने उसी सेंस में समझना है. जब कोर्ट प्लेन मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज पे चलता है तो वो इंटरप्रेट कर रहा है, बट जब मीनिंग प्लेन ना हो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि वर्डिंग क्या क्या सिचुएशंस कवर कर रही थी, तो हम कह सकते हैं कि कोर्ट कंस्ट्रक्शन कर रही है. Conclusions drawn by means of constructions are within the spirit, though not necessarily within the spirit of law. In practice, construction includes interpretation and the terms are frequently used synonymously. So, जो conclusions आप draw करते हैं construction के through, वो विद इन द स्पिरिट ऑफ लॉ होती हैं. हो सकता है वर्ड्स में वो चीज उतनी क्लियर ना आ रही हो,
लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसको स्पिरिट ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने कहा कि हम पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री उसकी देख के फिर ये देखते हैं कि क्या बन रहा है, तो दैट इज कंस्ट्रक्शन। गिविंग यू 2 मिनट्स टू गो थ्रू दिस। यहाँ तक आप पढ़िएगा, कॉफर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन? रीड टू अप्रॉक्स 2 पेजेस कॉफर्स तक। Now, while every care is taken to ensure that laws framed for passing by legislature are free from ambiguity and absurdity, it is scarcely possible to express them in such terms as shall be free from all ambiguity. So basically, कोशिश तो ये की जाती है कि जो लॉ फ्रेम हो रहे हैं वो किसी भी एम्बिग्विटी या एब्सर्डिटी से अलग हो, मतलब उसमें ऐसा ना हो। बट फुल प्रूफ ऐसा कोई लॉ बनाना जिसका कभी भी कोई कंफ्यूजन ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। सो लेजिस्लेचर्स और सिमिलरली लेजिस्लेचर्स कैन नॉट इवन फोर्सी द कंटिजेंसीज, क्योंकि जो हम जब कानून बनाते हैं तो हमें नहीं पता आने वाले टाइम में जो होगा क्या क्या हो सकता है। जितना पता है उतने हिसाब से हमने बना लिया, बट जो नहीं पता वो उसमें कवर नहीं होगा। हालांकि बहुत कॉशन एक्सरसाइज की जाती है, तभी बहुत ज्यादा मास पार्टिसिपेशन ली जाती है लॉ मेकिंग के टाइम, बट स्टिल there are certain aspects which may be not available to us or the legislatures when they are framing a law. This is further compounded by the want of views sufficiently comprehensive as to the intention of the legislation. तो जो कानून की इंटेंशन है उतने व्यूज उसी सेंस में आना और उसको कैप्चर कर पाना और वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और हो सकता है कि वो वर्ड्स हैं वो कई बार वेग हो जाएं, एम्बिगुअस हो जाएं, या उनमें कभी ना कभी एक से ज्यादा मीनिंग निकल आए। सो दैट इज वाई वी नीड टू इंटरप्रेट और कंस्ट्रक्ट। सो दे कैन कम अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑल्सो। सो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आप जस्ट और यूनिफॉर्म डिसीजन ले सकें। दैट मीन्स इफ वन कोर्ट अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर, द अदर कोर्ट अंडरस्टैंड इन सम अदर मैनर, देन तो पूरे कंट्री में ही आपकी जो है एम्बिग्विटी चलती रहेगी उस प्रोविजन से रिलेटेड। वहां पर इतनी सजा मिलती है इसी बात की और यहाँ पर इतनी मिलती नहीं है क्योंकि इन्होंने उसको इस तरह से समझा है। सो दिस वाज डेनिंग जे, जिन्होंने बोला इंटरप्रिटेशन के बारे में और उसकी नीड के बारे में। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन पावर्स है उनके अंदर ये मतलब इतनी शक्ति नहीं है कि वो मैनिफोल्ड सेट ऑफ फैक्ट्स को फोर्स ही कर सकें जो आने वाले टाइम में आएंगे। और अगर आ भी जाए तो उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, टर्म्स में डालना जिसमें फ्री फ्रॉम ऑल एम्बिग्विटी रहे, ऐसा मुश्किल हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज एक मैथमेटिकल प्रिसिशन का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि 2+2 4 ही होगा। इवन द वर्ड इंस्ट्रूमेंट एज वी सेड हैज सो मेनी मीनिंग्स इन इंग्लिश, प्रिसिशन हैज सो मेनी मीनिंग्स। सो आर लिटरेचर वुड बी मच पुअर इफ इट वर, बिकॉज लिटरेचर की ब्यूटी ही इसी में होती है कि आप उसको उस सेंस में समझे जिस सेंस में आपका दिमाग उस टाइम समझना चाह रहा है। सो इफ आई एम इंटरप्रेटिंग द वर्ड इन ओनली वन सेंस, देन द लिटरेचर loses its beauty. So that is why, and but we have to express law in English only. So this is where the draftsmen of acts of parliaments have been often unfairly criticized. That means हम उनको criticize करते हैं, but it's not their fault. It's a fault as well as the beauty of the same language. So judge who believes himself to be fettered by the supposed rule that he must look to language and nothing else, laments that the draftsman not provided. तो जज तो बोलते हैं कि इन्होंने इस तरह से वर्ड्स लिखे हैं, ये नहीं लिखा है। But it would certainly save the judges trouble if acts of parliament were drafted with divine prescience and perfect clarity. तो उनको अगर perfect clarity मिल जाए तो उनका तो काम बहुत आसान हो जाए। लेकिन in the absence of it, when a defect appears, a judge cannot simply fold his hands and blame the draftsman. So judge cannot say कि जिसने बनाया ये poorly drafted section है, बल्कि उसको क्या करना पड़ता है ऐसे circumstance में, करना चाहिए भी। He must set to work on the constructive task of finding the intention of parliament. तो उसको ये जानना पड़ेगा और जानना चाहिए कि भाई अगर इसमें कुछ ऐसा आ रहा है कंफ्यूजन तो पार्लियामेंट का क्या इंटेंशन था। और ये करने के लिए उसे ना सिर्फ लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट देखनी होगी, बट जो उस टाइम की सोशल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो सेक्शन आया वो भी देखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 447 इट वाज अ कंसिक्वेंस ऑफ सर्टन फ्रॉड्स, कॉर्पोरेट फ्रॉड जो उस टाइम के हुए थे। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कभी भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आपको उन सर्कमस्टांसिस को भी देखना होगा और किन सर्कमस्टांसिस में ये आया था।
एंड ऑफ द मिसिव विच इट पास वॉज टू रेमेडी, तो कौन सी गड़बड़ को वो ठीक करने के लिए आया था, और अपने रिटर्न रिकॉर्ड्स को वो सप्लीमेंट करेगा कि भाई मैं फोर्स एंड लाइफ दे रहा हूँ इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर को बाय पासिंग दिस जजमेंट इन दिस मैनर. Statute is the will of legislature. Fundamental rule of interpretation is that it should be expounded according to the intent of those who made it. तो interpretation का पहला रूल और fundamental rule क्या है कि आपने interpret करना है उन लोगों के हिसाब से जिन्होंने उस कानून को बनाया है. And in the event of the words of the statute being precise and unambiguous in themselves, it is only just necessary to expound those words in their natural and ordinary sense. So, if something is very clear, then you don't need to again rack your brains. You can simply use them in the ordinary sense. So far and no further. उतना ही करना है जितना उसमें लिखा है, बिकॉज वो वर्ड जो है करेक्टली आपके और डिस्टिंक्टली इंडिकेट कर रहे हैं. बेसिकली वहां ये पे आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है जब आपको उसमें कहीं कोई एम्बिग्विटी या फिर उस सेंस में एम्बिग्विटी लग रही जिस सेंस में आपने उसको यूज करना है. इफ द इंटेंशन इज सी द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू डिसर्न द इंटेंशन. ठीक है. तो लॉ का इंटेंशन क्या था वो आप जानना जब चाहते हैं तो आप इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं. वो इंटेंशन हो सकता है आपने एक्सप्रेसली देखी हो या इम्प्लाइडली देखी हो उस लैंग्वेज में. अगर इंटेंशन एक्सप्रेस है टास्क इज ऑफ वर्बल कंस्ट्रक्शन. बट अगर आपका जो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटेंशन बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय द स्टैट्यूट और द क्वेश्चन टू विच इट गिव्स राइज and yet some intention has to be of necessity imputed to the legislature regarding it, then the interpreter has to determine it by reference based certain legal principles. So if it is something which I need to use, you read the words and understand the intention, it is verbal construction. If it is not the words which I need to understand, the words are clear, but in what circumstances or what conditions, what was the framework at that time. So all these things, if I'm trying to do that, then I'll have to use certain legal principles. And most importantly, interpretation has to be commensurate with the public benefit. So, if a statute levies a penalty without expressly mentioning the recipient of the penalty, then by implication it goes to the coffers of the state. So, let us say if you have not paid tax for 1 year, then there is a penalty of 1 lakh rupees. So, ये टैक्स तो आपने किसको देना होता है आपको मालूम है, बट मान लीजिए सेक्शन में नहीं लिखा पेनल्टी किसको देनी है, तो हम एक वर्ड अपना ही जो हमारा लीगल प्रिंसिपल है वो लगाकर ये समझ जाएंगे कि हाँ ये ऑब्वियसली स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास जाएगा. इंटरप्रिटेशन ग्रामेटिकल लॉजिकल दोनों हो सकती हैं. ग्रामेटिकल और लिटरल इंटरप्रिटेशन में वर्ड्स आएंगे एक्सप्रेशंस आएंगे एंड ओनली दैट. In other words, emphasis in grammatical interpretation is on what the law says. Logical is what the law means. Logical क्या पूछता है, law का मतलब क्या है, और grammatical कहता है what the law says. ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन नॉर्मली हमें वही अडॉप्ट करनी होती है. कोड जो है कोई भी मॉडिफाई या ऐड नहीं कर सकता सिंगल वर्ड या फ्रेज जो इनएक्टमेंट में यूज हो. दिस इज यू बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एब्सोल्यूटस एनेशिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिजेंट मीन्स क्लियर वर्ड्स नीड नो एक्सप्लेनेशन. ये बहुत बार आपका क्वेश्चन आ चुका है और इनमें यही लिखा है कि भाई जो क्लियर वर्ड्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है. ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन यूज कीजिए अगर सब कुछ क्लियर है, और जो क्लियर है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Where it leads to manifest absurdity, where grammatical interpretation leads to a manifest absurdity or is logically flawed. यानी मान लीजिए मैंने ग्रामेटिकली किसी चीज को समझा तो उसका लॉजिक फेल हो रहा है, तो फिर कोर्ट को लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा जिससे अल्टीमेटली आपका जो ट्रू पर्पस है वो एडवांस हो, रादर देन कि भाई लॉजिकल में तो ये निकल रहा है ग्रामेटिकल में तो ये निकल रहा है तो ये फ्यूटाइल है. ऐसा नहीं करना. पहले आपको कंफ्यूजन आई कोई बात नहीं, आपने ग्रामेटिकल करा, ग्रामेटिकल से सेंस बदली तो आपने लॉजिकल करा. अब फिर कुछ दिक्कत है तो उसको दोनों को कंबाइन करके देखिए एंड मेक द इंटेंशन ऑफ द लॉ क्लियर एंड देन कम आउट विद द क्लैरिफिकेशन. So when there are two constructions reasonably applicable to a provision, one of which is mechanical and based on the rules of grammar, while the other is vibrant and more in tune with the intention of the parliament, the latter will obviously be preferred to the former. तो obviously जब logical उससे superior दिख रहा है तो आप उसको prefer करेंगे. But again, where the law is clear and unambiguous, the court shall construe it based on the strict grammatical meaning. तो बहुत clear meaning जहां होगा वहां पे grammatical meaning के हिसाब से आप construe करेंगे. The law when clear shall be strictly applied, however harsh or burdensome it may be. लॉ को आप स्ट्रिक्टली अप्लाई करेंगे चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट लगे अप्लाई करना है, कितना भी सामने वाले के लिए हार्श हो, और कोर्ट उसको एडमिनिस्टर करेगा एज इट इज एंड शेल नॉट अटेम्प्ट एन ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन लॉजिक दैट इज ऑस्टेंसिबली जस्ट और रीजनेबल. सो कोर्ट भी एज इट इज लॉ को लगाएगा जैसे कानून की पोजीशन है. कोर्ट उसको कम करने के लिए या उसको इजी करने के लिए अपने हिसाब से
ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देना शुरू कर देगा। सो व्हाट इट इज एबल टू सी रीड, उसको वही मतलब देगा अगर कोई भी और गड़बड़ नहीं है। ठीक है, नाउ कैन गो थ्रू ऑल दिस एंड देन आई विल रिकॉर्ड द अदर थिंग्स इन अ नेक्स्ट क्लास।